नमस्कार। आज के फिर इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। भारतीय शिक्षा बोर्ड के इस एपिसोड में हम फिर से आज बात करने वाले हैं मूल्यों पे, सम्मान पे, ग्रैटिट्यूड पे कि विद्यालय में ये क्यों ज़रूरी है और आपके बच्चों के अंदर ये कैसा डाला जाए। सिर्फ बुक्स में लिखने से काम नहीं चलेगा, इसको जब तक हम अपने ज़िंदगी में नहीं उतारेंगे तब तक बच्चे भी नहीं सीखेंगे। तो इसे कैसे उतारना और किस तरीके से काम करना, इस पे बात करने के लिए आज मेरे साथ फिर है श्रवण सर, जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में सीनियर कोऑर्डिनेटर हैं और मूल्य आधारित शिक्षण के क्षेत्र में लंबे समय से कार्यरत है। तो चलिए इनसे आगे की जानकारी लेते हैं। सर, सबसे पहले तो ये बताइए, जो जैसे हम जब छोटे थे, मैं अपनी ही बात कर लूँ, तो हम लोग टीचर्स का बहुत रिस्पेक्ट करते थे या डर एक लगता था कि ये टीचर आने वाला हो, और उस समय टीचर्स स्टिक से भी मारते थे तो एक डर रहता था कि भाई बच के रहो क्योंकि ये है, और सम्मान भी होता था। लेकिन आज की अगर जनरेशन की बात की जाए या आज की अगर स्कूल की पद्धति की बात की जाए तो उसमें बच्चे टीचर्स का सम्मान करना भूल गए हैं। उल्टा वो टीचर्स को डराते हैं कि मैंने पेरेंट्स को बोल दूंगा कि आपने मुझे डांटा है और आपने मुझे मारा है। हाँ, बहुत ज़्यादा मारना और ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल गलत है, लेकिन एक डर भी खत्म हो गया बच्चों के मन से। तो विद्यालय में या भारतीय शिक्षा बोर्ड की ही मैं बात करूँ तो वहाँ सम्मान की संस्कृति कैसे डेवलप की जा रही है? बढ़िया, अच्छा प्रश्न है एकता जी। सम्मान तो हम तब करेंगे ना जब हमें पता रहेगा सम्मान है क्या। मुझे याद है कि मेरे परिवार में भी, आपके भी परिवार में भी ऐसा होता रहा होगा कि कुछ जो हमारे रिश्तेदार संबंधी हैं उनके बारे में घर में कुछ नेगेटिव चर्चा होती है कि ये ठीक नहीं है, तो अहंकार में रहते हैं, इनको पद का अहंकार है, इनको पैसे का अहंकार है, इनके साथ तो संबंध रखना नहीं रखना, ये सारी बातें होती थी। और मैं छोटा था, इस सब चीज़ों को सुनता था। जैसे ही वो सदस्य घर में आता था हमको कहा जाता था बेटा इनके पैर छुओ। अब मुझे अजीब सा लगता था कि ये आदमी जब ठीक नहीं है तो इनका पैर क्यों छुआया जा रहा है। कहता तो नहीं था, क्योंकि हम तो उस पीढ़ी के हैं जहाँ बड़ों की बात मानना बहुत अनिवार्य होता था। उससे कम में कुछ भी, मतलब हम तो आज्ञाकारी पुत्र रहे ना। हमारी पीढ़ी ऐसी है बिल्कुल कि हम आज्ञाकारी पुत्र रहे और अब आज्ञाकारी पिता है। वेरी ट्रू। तो हमारी पीढ़ी वो ट्रांजिशन वाली है। तो चूंकि सम्मान शब्द जो है ना, इसका अर्थ भी पता होना चाहिए है क्या चीज। क्योंकि हम सम्मान कर रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा। तो मैं जब इस पे अध्ययन किया तो पता चला कि सम्मान, सम्मान, सम्मान जो जैसा है उसका उतना वैल्यू करना, उनका मूल्यांकन करना, ये सम्मान है। तो अब क्या चीज़ का सम्मान है? तो मुझे लगा कि अगर पूरे ब्रह्मांड को देखें तो उसमें 4 तरह की चीज़ें हैं। एक तो निर्जीव चीज़ें हैं जिनको हम पदार्थ या सब्सटेंसेस बोलते हैं, एक पेड़ पौधे हैं, एक जीव जंतु हैं और एक मानव है। हालांकि अभी के पढ़ाई के सिस्टम में मानव को भी एनिमल की श्रेणी में रखा है। ह्यूमन इज सोशल एनिमल। मैं लोगों से पूछता हूँ एनिमल माने, तो बोलते हैं जानवर। हमने कहा ह्यूमन इज सोशल एनिमल, इसका अर्थ तो बोलते हैं मानव एक सामाजिक प्राणी है। हमने कहा वहाँ तो एनिमल मतलब जानवर बोल रहे हैं, जब अपनी लाइन नंबर आ रहा है तो बोल रहे हैं सामाजिक प्राणी है। आप क्यों नहीं बोलते मानव एक सामाजिक जानवर है? तो अपने लिए फिर एक शब्द बनाए। तो एक्चुअली मेरा ये मानना है, या जिस स्कूल ऑफ आइडियोलॉजी से मैं इस सब चीज़ों को पढ़ा हूँ, कि मानव जानवर है ही नहीं। शरीर मतलब जानवर भी खाता पीता, हम भी खाते पीते हैं। तो जैसे उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन विचार, सोच, समझ, व्यवहार, परिवार, संबंध, मूल्य, ये देखेंगे तो जानवरों में ये सारी चीज़ें हैं ही नहीं। मानव इसके बिना रह ही नहीं सकता। आपको जैसे जानवर को अगर भूख लगी है और आपने रोटी ऐसे फेंक कर दिया, ले खा ले, तो क्या करेगा? दौड़ेगा, खा लेगा। आदमी ठीक ठाक, मतलब मानसिक रूप से स्वस्थ है, ठीक ठाक आदमी, उसको भूख लगी है और उसको रोटी ऐसे दीजिए, ले खा ले, अब वो क्या करेगा? बिल्कुल फेंक देगा आप ही के मुंह पे। बोलेगा कि नहीं तू रख अपना, रोटी नहीं खाना, क्योंकि उसको सम्मान पहले चाहिए, रोटी मिले ना मिले। तो जानवरों में और मनुष्य में बहुत ही ज़्यादा अंतर है।
तो मानव है जो सम्मान का भूखा है, मानव है विश्वास का भूखा है, मानव है कृतज्ञता का भूखा है। बोलते नहीं, अरे इसने तो थैंक्स तक नहीं बोला। जानवर थोड़ी ऐसा कहता है। गाय का हम दूध निकाल लेते हैं, गाय कोई अपेक्षा थोड़ी रहती है उसको थैंक्स बोलिए आप। तो मानव भाव का भूखा हुआ है। तो मानव जानवरों से अलग इकाई है और एक ही जैसा है। मैं जैसा हूं वैसा आप भी हो, वैसा ये भी हो, वैसा जितने मानव हैं सभी हैं। शरीर की डिजाइन अलग हो सकती है प्राकृतिक विधि से, लेकिन चाहना के रूप में आपको भी सम्मान चाहिए, मुझे भी चाहिए। आप भी विश्वास पूर्वक जीना चाहती, मैं भी विश्वास पूर्वक। आप भी स्नेह ममता के प्यासी, हम भी प्यासे हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो मानव सब एक जैसे हैं। तो मानव का सम्मान क्या होगा? तो मानव को मानव के रूप में स्वीकार कर लिया जाए, यही मानव का सम्मान है। अब अगर मेरा विद्यार्थी है, मैं विद्यालय संस्कृति, भारतीय शिक्षा बोर्ड की विद्यालय संस्कृति में इस बात को डाला हूं कि हम विद्यार्थी को, जितने भी हमारे क्लासरूम में विद्यार्थी हैं, सभी को हम मनुष्य के रूप में देख पा रहे हैं कि नहीं? क्योंकि आज ये जमाना नहीं है कि वो जो विद्यार्थी बैठा हमसे कम जानता है, हो सकता है हमसे ज्यादा जानता हो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम बैठे हुए हैं, एआई के युग में बैठे हैं, चैट जीपीटी से लेकर सारी टूल है उसके पास, हो सकता है हमसे ज्यादा जानता हो। तो इसलिए उसकी बातों को स्वीकारना, उसकी बातों को सुनना, सबसे विद्यार्थी का सबसे बड़ा सम्मान यही है, उसकी बात को सुनना। एक परिवार के अंदर भी सबसे बड़ा सम्मान यही है। मैं तो बोलता हूं पति पत्नी के झगड़े खत्म हो जाएं अगर पति पत्नी की बात सुनने लग जाए या पत्नी पति की बात सुनने लग जाए। वहां न सुनने का अभ्यास ज्यादा होता है। और लड़ाई भी इसीलिए है, तुम तो मेरा सुन ही नहीं सकते, दुनिया में सबका सुन लोगे। तुम तो मेरा सुन ही नहीं सकती, दुनिया में सबका सुन लोगे। ये क्या है? ये सुनने सुनाने का मामला नहीं है। ये जैसे ही नहीं सुना गया, तुरंत हमको लगा मेरा इंसल्ट हुआ, सम्मान नहीं हुआ। तो प्यास किसकी है? सम्मान की। बात जाके किस पे अटक गई? सुनते नहीं हो या सुनती नहीं हो। तो इसी तरह से क्लासरूम के अंदर विद्यार्थियों की बात को सुनना, उस बात को सम्मान देना, ये वातावरण बनाना क्लासरूम के अंदर, ये विद्यार्थी के अंदर सम्मान का अभ्यास होगा। फिर विद्यार्थी शिक्षक की बात को सुनेगा। तो ये क्लासरूम के अंदर सम्मान की प्रैक्टिस हो रही है। अब बड़े का सम्मान करना कि छोटे का सम्मान करना? सबका सम्मान करना। बड़ा छोटा मतलब ही नहीं है। मनुष्य है तो सम्मान का प्यासा है। एक छोटे बच्चे को आप आंख तरेर के देख लीजिए, वो रोने लगता है। क्यों? उसको लगता है मेरा अपमान हुआ। एक छोटे बच्चे को डांट दीजिए, वो पैर पटकने लगता है। क्यों? लगता है अपमान हुआ, यानी उसको सम्मान चाहिए। तो सम्मान ये छोटे बड़े से मतलब ही नहीं है। तो जैसे ही सम्मान मतलब सम्मान, मनुष्य है तो उसको मनुष्य माना जाए। कैसा मनुष्य? वही जो श्लोक था, अयोग्य पुरुषः नास्ति योजकस्य तत्र दुर्लभः। कोई अयोग्य नहीं है, सभी समझदार हो सकते हैं इस रूप में। तो जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं उनको मनुष्य के रूप में देख पाना और उनकी बातों को स्वीकार कर पाना, अगर वो आज नहीं समझा है तो कल समझेगा, ये भरोसा मेरे अंदर हो जाना, ये सम्मान का वातावरण सुनिश्चित करता है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने क्लासरूम के अंदर ऐसा वातावरण और पूरे विद्यालय परिसर में ऐसा वातावरण बनाएगा जहां सम्मान का क्योंकि सम्मान लेने देने की चीज नहीं है, वातावरण है। तो अपने आप ही सम्मान का मेरे अंदर से ही स्वाद आएगा, भाव आता रहेगा। वातावरण नहीं है सम्मान का, तो करते रहिए। इनको रिस्पेक्ट किया जाता है, इनका माल्यार्पण कर स्वागत किया जाता है। पता चल रहा जो माल्यार्पण कर रहा है उसी को उसके लिए अंदर से गालियां आ रही हैं। मुझे क्यों खड़ा कर दिया ऐसे आदमी को माला पहनाने के लिए? तो ये अंदर एक्चुअली भाव पहुंचता है, वो माला नहीं पहुंचता है। ट्रू, वेरी ट्रू। इसमें ना एक और चीज़ आती है, अगर जीवन मूल्यों की बात की जाए तो ममता का भी बहुत बड़ा रोल है। अब ममता सिर्फ माँ तक ही रहने वाली फीलिंग है, एक इमोशन है, एक भाव है, या बच्चों के विकास के लिए इसे स्कूल कल्चर में भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ममता शब्द एक्चुअली, ममता तो माँ मूल्य कहा गया है, माँ से ही आता है। एक्चुअली एक मनुष्य को देखेंगे तो वो शरीर है और विचार भी है। जैसे मैं क्या हूँ, मेरा शरीर भी है और मेरे अंदर विचार भी है। तो मैं विचारों का भी सम्मान चाहता हूँ और शरीर का केयरिंग चाहता हूँ। ये केयर को ही ममता बोल रहे हैं।
तो चूंकि माँ बचपन से बच्चे के शरीर का ध्यान रखती है, इसलिए इसको बोलते हैं माँ ममता के साथ पाल रही है। तो किसी के भी शरीर का ध्यान रखना है ममता है। वही माँ जब बूढ़ी हो गई, एक छोटी सी कहानी है कि एक सुमित नाम का बच्चा है, उसकी माँ बीमार है, बूढ़ी हो गई है और बीमार है। बच्चा मतलब बड़ा है, छोटा बच्चा नहीं है। उसकी माँ बीमार हो गई है। वो कहती है बेटा थोड़ा मुझे चाय बना के दे दे। तो सुमित चाय बनाता है और ला के रख देता है। माँ बोलती अरे ये तो दवाई मेरी ख़त्म हो गई बेटा, थोड़ा दवाई ला दे बाहर से। वो जाता है, दवाई लेके आता है। दवाई लेके आता है तो खोल के देता है, तो माँ के हाथ पे रखता, दवाई गिर जाती है। माँ बोलती बेटा दवाई नीचे गिर गई और ये चाय भी ठंडी हो गई है बेटा। सुमित झल्ला के बोलता है माँ ये क्या, तुम कभी चाय ठंडी हो गई, कभी दवा गिर गई, मुझे खेलने भी तो जाना है। अब देखिए इसमें जो सुमित है वो सब कुछ कर रहा है, चाय बना के लाया है, दवाई भी लेके आया, लेकिन अंदर भाव क्या है? ममता वाला। अगर भाव है तो झल्लाता नहीं। माँ को देखेंगे तो बच्चा सूसू कर दिया, पोटी कर दिया, चिल्ला रहा है, गिर जा रहा है, कपड़े कुछ पटक दे रहा है, कुछ तोड़ दे रहा है, लेकिन वो उठा के उसको उसी तरह से देख केयर कर रही है। लेकिन जब माँ बूढ़ी हुई तो बच्चा भी उसका ध्यान रखे, ये भी ममता है। ऐसा नहीं है कि माँ ही केवल ममता करेगी। देखिए सेवा की जरूरत 3 लोगों को होती है, बच्चे को, बूढ़े को, बीमार को। जो लोग अपने शरीर को संभाल ना सकें उनको सेवा की आवश्यकता होती है। बच्चे अपने शरीर को संभाल नहीं सकते क्योंकि उनको शरीर संभालना नहीं आता। बूढ़े अपने शरीर को संभाल नहीं सकते क्योंकि उनका शरीर अक्षम हो गया है। बीमार अपने शरीर को संभाल नहीं सकते क्योंकि उनको शरीर में कोई रोग आ गई है। इन 3 को सेवा की जरूरत है। तो इन तीनों के लिए जो सेवा है वो ममता का स्वरूप है। अब ये छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है। मेरे पिताजी बुजुर्ग हैं तो मैं उनके शरीर का ध्यान रखता हूं, ये ममता ही है। शरीर का ध्यान मतलब शरीर को स्वस्थ कैसे रहे, उसको खाना पीना कैसे हो जाए, स्वस्थ रहे, जिससे कि वो चलता रहे। तो ये ध्यान रखना ये ममता है। ये केवल माँ में ही नहीं है। सर ये ममता पे तो बात हो गई, लेकिन ये बच्चों को हमने सिखा दिया, ठीक है। अब वो युवा होते हैं और आज की भी युवा पीढ़ी है, तो उनके अंदर ये तीनों भाव, कृतज्ञता, सम्मान, ममता, या फिर आप जो मूल्य बोध की बात कर रहे हैं, युवाओं में कैसे विकसित किया जाए? क्योंकि युवाओं में तो बहुत गुस्सा है, भारत की युवाओं में कुछ भी कर देते हैं, या अब बहुत लोग पूरी दुनिया में है। अभी तो जैन जी का आपने देखा बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल और में। आजकल तो बहुत पेरेंट्स को घर से निकाल के वृद्धाश्रम में डाल दे रहे हैं अपने जीवन को ऐश से जीने के लिए। तो उनके लिए आपका क्या कहना है? मैं चूंकि 22 साल शिक्षक रहा हूँ, इसलिए मैं इसका दोषी स्वयं को मानता हूँ। क्योंकि आज के डेट में तो 77% बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है। भारत की इस समय लिटरेसी रेट 77% है। तो स्कूल में पढ़ा, ये जितने भी बच्चे हैं, युवा हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं स्कूल में पढ़े हैं। जब स्कूल में अभ्यास ही नहीं हुआ ठीक से, परिवार में अभ्यास ही नहीं हुआ ठीक से, तो आज उनके अंदर वो है ही नहीं। अभाव है, भाव का अभाव है, भाव है ही नहीं, भाव शून्यता है। तो इसके लिए विद्यालय और पूरा शिक्षा प्रक्रिया और परिवार प्रक्रिया दोषी है। लेकिन हम क्या इसको दोष देते रहेंगे? केवल जो ये सुविधा भोगी, मतलब जिसको मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी बोलते हैं, भौतिकवादी चेतना, भौतिकवादी समाज, और जो भौतिकवादी चेतना आई, इसमें सुविधा को बड़ी चीज़ मान लिया गया कि पैसा कमाना है, सुविधा इकट्ठा करना, इसको बड़ी चीज़ माना गया और इसके लिए कुछ भी करना है। दूसरी चीज़ आई प्राइवेसी, मेरी प्राइवेसी। अब प्राइवेसी मेरी भंग ना हो इसलिए माता पिता को घर में नहीं रहना है। मतलब ये हर जगह नहीं हो रहा है, कम से कम भारत में अभी ये काफ़ी बचा हुआ है। मतलब अभी कम हो रहा है ये, लेकिन ज़्यादा की तरफ जा रहा है। तो ये जो मेटेरियलिस्टिक सोच आई, ये जो मेटेरियलिस्टिक चेतना आई कि हमको सुविधा चाहिए, पैसा चाहिए, खूब चाहिए, खूब चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। अब उसमें संबंध
उसमें कृतज्ञता, सम्मान, विश्वास, ममता सब की दरकिनार हो गया। तो अब युवाओं को ऐसे सेशंस करने पड़ेंगे। अब देखिए, अब जब बात आगे निकल चुकी है तो अब हम उनके साथ कितना कर पाएंगे पता नहीं, लेकिन भारतीय शिक्षा बोर्ड ये अपने विद्यालयों को प्रस्ताव देगा, अपने विद्यालयों को कार्यक्रम देगा कि आने वाली पीढ़ी, क्योंकि आने वाली पीढ़ी आगे युवा होगी, तो आज के युवाओं पे हम जितना काम कर सकते हैं, अब आज के युवाओं के लिए सोसाइटी को काम करना पड़ेगा, विद्यालय नहीं कर सकता। सोसाइटी, फैमिली, सरकार कुछ कर सकती है उनके लिए, लेकिन जो युवा होने वाले हैं उन पे काम बोर्ड और विद्यालय कर सकता है। तो हम तो उस पीढ़ी को ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि ये पीढ़ी रिप्लेस करेगी अगले पीढ़ी को। तो हम जहाँ काम कर सकते हैं वहाँ काम करें, और जो अभी युवा इस तरह के भाव विहीन निकल के आ गए हैं उनके लिए शुभकामना करें। उनके लिए, हालांकि मैं युवाओं के लिए सेशन करता हूँ, कॉलेज में भी करता हूँ, अन्य जगहों पे भी करता हूँ, सोसाइटी के अंदर भी करता हूँ, और उनको बहुत स्वीकार होता है कि नहीं, हमारे पेरेंटिंग में हमारे जो परवरिश हुई है उसमें कहीं न कहीं गैप रह गया, लेकिन अब हम अपने बच्चों को इसका गैप नहीं होने देंगे, वो उस बात को स्वीकारते हैं। तो हम शुभकामना कर सकते हैं उनके लिए, और आने वाली पीढ़ी के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल सर, अंतिम सवाल आज के इस एपिसोड में मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने बच्चों के जीवन मूल्यों के बारे में बात कर ली, हमने घर पे या विद्यालय में कैसा माहौल रहना चाहिए इस पे बात कर ली, लेकिन इसमें सबसे बड़ा अहम रोल होता है ना शिक्षक का होता है, क्योंकि बच्चे शिक्षकों के साथ सबसे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। पेरेंट्स को अगर छोड़ दिया जाए, अगर 3-4 में बच्चे चले जा रहे हैं तो यानी सबसे ज़्यादा टाइम अपने शिक्षकों के साथ बिता रहे हैं। ऐसे में शिक्षकों की लाइफ में, पर्सनल लाइफ में डिसिप्लिन या उनके जीवन मूल्यों का कितना बड़ा रोल होता है, या किस तरीके से वैसे ही शिक्षक जो अपने जीवन में मूल्यों का बोध रखते हैं वो बच्चों को अच्छा पढ़ा सकते हैं, इस पे ध्यान दिया जाता है भारतीय शिक्षा बोर्ड में? बिल्कुल, शिक्षक को बच्चे पढ़ते हैं एक्चुअली। शिक्षक के एक एक आचरण से प्रभावित होते हैं। आप देखिए, बच्चे जो घर पे, जब तक वो स्कूल नहीं गए हैं तब तक वो जो घर में आपस में खेल खेलते हैं तो मम्मी पापा बनते हैं, वो बड़ा भाई भैया दीदी बनते हैं। और छोटा बच्चा रहेगा, बोलेगा नहीं नहीं मैं तो दीदी बनूंगा, मतलब मैं, उसको लगता है कि चूंकि दीदी की सुनी जाती है तो मैं बड़ा बनूंगा, मम्मी की सुनी जाती है तो मैं मम्मी बनूंगा, पापा की सुनी जाती है तो मैं पापा बनूंगा। अगर घर में बाबा है तो बोलता मैं बाबा बनूंगा, क्योंकि उसको लगता है बाबा की सुनी जाती है। लेकिन वही बच्चे जब स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल में जाने के बाद जब वो घर में कुछ एक्ट ऐसा करते हैं, रोल प्ले करते हैं, तो टीचर बनना पसंद करते हैं, क्योंकि उनको टीचर बनना अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है हमारे परिवार के सभी सदस्य टीचर का सम्मान करते हैं, तो उनको लगता है हमको टीचर जैसा बनना है। अब टीचर की एक जिम्मेदारी है कि अगर बच्चा हमको स्वीकार लिया है तो हम वैसा आदर्श है कि नहीं है। तो टीचर, देखिए क्या है कि पेरेंटिंग और टीचिंग ये दोनों त्याग की चीज़ है। अगर हमारा एप्टीट्यूड है, हमारी अभिरुचि है टीचर बनने की, तभी हमको टीचर बनना चाहिए। हमको कुछ नहीं मिला और हम टीचर बन गए तो आने वाली पीढ़ी को हम ठीक नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि मेरे अंदर टीचर का भाव नहीं है। तो टीचर को पता अगर है कि उसके हर आचरण को रडार पे रखा है बच्चे ने, तो अपने हर आचरण को, अपना चलना, अपना पहनावा, अपना खाना पीना, अपना व्यवहार, अगर टीचर रोज बीमार पड़ रहा है अपने खाने पीने से, अपने खाने पीने से के कारण, तो बच्चे को लगेगा ये रोज टीचर बीमार क्यों होते हैं। क्या टीचर को रोज बीमार होना चाहिए? क्या टीचर को ठंड लगनी चाहिए कि ठंड लग गई टीचर को? क्यों ठंड लग गई? आप बच्चे को बताते हो ठंड से बचो, आप क्यों नहीं बचे? आपके पास क्या स्वेटर नहीं था? आपके पास क्या शॉल नहीं था? आप क्या कान नहीं ढक सकते थे? क्या आप तो बच्चे को, तो कुल मिलाकर के एक एक आचरण को, इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत त्याग का काम है टीचिंग का काम, और बहुत त्याग का काम है मम्मी पापा का काम। मम्मी पापा अपने मजे में, मम्मी पापा को लगता है हम तो अपनी जिंदगी है, तो बच्चे क्यों लाए फिर दुनिया में आप? एग्जैक्टली। अगर आप बच्चे लेके आए हैं तो बच्चे लाने के लिए कोई कहा थोड़ी था, आप अपनी सहमति से बच्चे लाए हैं।
तो बच्चे ले आए हैं तो बच्चे की 100% जिम्मेदारी आपकी है। आपने स्कूल में भर्ती कर दिया इसका मतलब आपकी जिम्मेदारी खत्म नहीं, अब जिम्मेदारी शुरू होती है। आपको अब बच्चे को टीचर के जैसा ही बच्चे को भी त्यागपूर्वक हर चीज को, फोन का कम यूज करना, घर के अंदर वातावरण बना के रखना, ऐसा वातावरण बना के रखना विश्वास का, सम्मान का, कृतज्ञता का, स्नेह का वातावरण बना के रखना, ये पेरेंट की जिम्मेदारी, वैसी ही टीचर की जिम्मेदारी है। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड अपने टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल इस तरह के बना रहा है। सोशल इमोशनल लर्निंग एक बड़ा पार्ट है, हर किताबों में हमने दिया ही है, लेकिन टीचर के लिए उसकी ट्रेनिंग भी हम प्लान कर रहे हैं। आने वाले समय में इसकी ट्रेनिंग फिजिकल होगी, ऐसा हमारे ट्रेनिंग डायरेक्टर का कहना है कि ये ऑनलाइन, चूंकि हमारे ज़्यादा ट्रेनिंग ऑनलाइन मोड में होते हैं, ये भाव वाली ट्रेनिंग ऑनलाइन में नहीं, ऑनलाइन में भाव जाता नहीं है, नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। इसके हम मास्टर ट्रेनर तैयार करेंगे, फिर फिजिकल ट्रेनिंग इसकी होगी। तो ये हम टीचर्स के टीचर रिलेशनशिप और टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, ये दोनों बहुत बड़ा मुद्दा है। मॉर्निंग असेंबली में शिक्षकों का व्यवहार, इस पे हमने बात की थी। क्लासरूम के अंदर शिक्षकों का व्यवहार और शिक्षकों का आपस में व्यवहार, यानी विद्यालय का पूरा वातावरण, विद्यालय की संस्कृति, ये सब शिक्षकों पर भी प्रभाव डालती है और बच्चों पर भी प्रभाव डालती है। अगर शिक्षक में बदलाव है तो हम बच्चे में उम्मीद करेंगे। बिल्कुल। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि जीवन में मूल्यों का होना, कृतज्ञता का होना, सम्मान का होना, ये आपका व्यवहार कैसा है, ये सीधे बच्चों पे रिफ्लेक्ट करता है, चाहे आप टीचर हो चाहे आप पेरेंट्स हो। तो उसमें सबसे पहले बच्चों को बदलने से पहले आप सीखिए कि आपको लाइफ में कैसा रहना है, ताकि बच्चे आपसे इंस्पायर हो। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा आपने जानकारी दिया और बहुत ही अच्छे से समझाया। और भारतीय शिक्षा बोर्ड के और भी पिछले एपिसोड्स हैं जिसमें हमने स्कूल कल्चर पे बात किया है, जिसमें हमने स्कूल असेंबली कैसा होना चाहिए इस पे बात किया है, भारतीय शिक्षा बोर्ड के स्कूल का कल्चर कैसा है इस पे बात किया है। तो आपको इस चैनल के, अगर आप नीचे जाओगे तो उसमें आपको वीडियोस के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, तो उसे ज़रूर देखिए अगर आप अब तक आपने नहीं देखा है तो। मिलते हैं अगले एपिसोड में भारतीय शिक्षा बोर्ड के कुछ और नए उद्देश्यों के साथ, कुछ और नई चीज़ों के साथ जो कि भारतीय शिक्षा बोर्ड कार्य कर रहा है आपके बच्चों के लिए, देश के बच्चों को उन्नति करवाने एवं सही दिशा में विकास करने के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।